अपनी बात को शुरू करने से पहले पीछे और पीछे भाइयों से आगे पीछे करिए, थोड़ा पीछे और पीछे और पीछे। मैं एक शब्द भी नहीं बोलूंगा। मंच पे एक भी आदमी खड़ा नहीं दिखना चाहिए, सब लोग लड़ना। जब तक आप लोग नहीं बैठोगे कोई बात नहीं होगी, चाहे आधा घंटा खड़े रहो। बहुत जल्दी करना पड़ेगा ये। अगर मेरी एक आवाज पे नहीं खड़े होंगे, एक आवाज पे नहीं बैठोगे तो खराब हो जाएगा। लोग ये कहेंगे कि ये भावुक लोग हैं, ये वफादार सिपाही नहीं है। और समाज को आज भावुक लोगों की जरूरत नहीं है, सिपाहियों की जरूरत है। इसलिए बैठ जाओ। अपने आसपास वालों का हाथ पकड़ के बिठाओ। कैसे बहादुर हो तुम लोग? तुम्हारे होते मेरी बात छोटी हो जाए, ऐसा हो सकता है क्या? बस थोड़ी सी कमी रह गई, जल्दी से सुधार करो। चलो शुरू करें। दोनों हाथ उठा के बताओ, सुनना चाहते हो? जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय जवाहर, भारतीय संविधान जिंदाबाद। ये क्रांति की धरती, यहाँ उपस्थित मेरे सभी सम्मानित साथियों, जो मेरे सामने की तरफ है, मेरे साथ इस मंच पर उपस्थित आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के सभी सम्मानित नेतागण, हमारे प्रदेश के सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष। नहीं ऐसे तो चलेगा नहीं ना, यही कह रहा हूं, ऐसे नहीं चलेगा। तुम एक तो डी तोड़ के आगे हो, फिर नाराजगी कर रहे हैं, क्यों चलेगा? ये प्रशासन के लोग सारे मदद नहीं कर रहा है। वैसे भी उत्तर प्रदेश प्रशासन के लोग मुझे लेके कुछ ज्यादा ही सक्रिय हैं।
अभी तक का ये रिकॉर्ड है कि मेरे एक बार कहने के बाद कभी मुझे निराशा नहीं लगी। तुम फिर अब मैं तुमसे क्या उम्मीद करूं? आज तक का तो ये टूटा तो है नहीं अभी तक। एक बार अगर मैंने कल कुछ कह दिया तो उसके बाद मुझे पलट के नहीं देखना पड़ा आज तक। मैं इसको उत्साह समझूं या लापरवाही? तुम्हारी भीड़ में कोई गोली भी चला सकता है। तुम्हारी भीड़ में बैठा कोई व्यक्ति मुझ पे यहां से गोली भी चला सकता है। अगर तुम ही लोग लापरवाही करोगे तो कैसे चलेगा बताओ? ये तो हो चुका है। ये कोई पुरानी बात थोड़ा ही, अभी तो उस बात को 2-3 महीने भी नहीं बीते। आज के कार्यक्रम के जो आयोजक हैं, जिन सब साथियों ने मदद की है, राजीव भाई, असद भाई, मोहम्मद अकरम, चंद्रशेखर, विक्की बोल, मोदित, दानशील, आफ्ताब, मुलायम यादव, सुनील, लालू यादव, सलीम प्रधान, जाकिर भाई, मुन्नू चाचा, अख्तर भाई, अकबर भाई, लंदन भाई, इरशाद भाई, आसिफ भाई, अकरम भाई, डॉक्टर फैसल, सप्पू भाई और पूरी पूर्वांचल की कमेटी का मैं धन्यवाद करता हूं। चलो समय खराब मत करो, जल्दी से बात करेंगे। अब जो जहां है वहीं रह जाओ। समय समय पे भारत की धरती पे जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करता हूं। सबसे पहले तो मैं आपसे खेद प्रकट करता हूं कि मुझे आने में बहुत देर हुई। आयोजक साथियों ने बहुत मेहनत की थी, आयोजक साथियों ने बहुत हिम्मत जुटाई और मेरे अच्छी तरह याद है जब मैंने 3 बजे करीब जानकारी ली थी तो इस पूरे ग्राउंड में कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां हमारे लोगों ने इसको भरा ना हो। लेकिन क्योंकि जब आप किसी सफर को पार करते हो, कई तरह की मुसीबतें आपके सामने आती हैं। जब हमने 29 तारीख की रैली दी थी, तब हमें नहीं पता था कि उत्तर प्रदेश की रैली के साथ साथ मध्य प्रदेश और राजस्थान का चुनाव डिक्लेयर हो जाएगा। अचानक से चुनाव डिक्लेयर हुआ और 29 तारीख में ही हमारे गठबंधन के साथियों ने एक रैली जयपुर में रख ली। अब मेरे पास ये रास्ता था कि पहले मैं यहां आऊं या जयपुर जाऊं। आपको इस बात को जानते हैं कि अभी मैं कुछ दिन पहले गोरखपुर आया था,
जब भी आपने मुझे बुलाया मैं आपके बीच आया, लेकिन जयपुर के साथियों की उम्मीदें थी कि वहां इलेक्शन है, आप वहां रैली में समय दें। मैंने भरसक प्रयास किया, तमाम साधन संसाधन लगाए और बहुत मेहनत करके मैं वहां से 4 बजे एयरपोर्ट आ गया कि किसी भी देर तक 6 बजे तक आपके बीच चला आऊंगा। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जयपुर एयरपोर्ट अडानी जी के पास है और आप जानते हैं अडानी जी मुझसे कितना प्यार करते हैं, अडानी जी के मित्र मुझसे कितना प्यार करते हैं। उन्होंने एक नया टैक्स लगाया है कि जो भी व्यक्ति उड़ेगा उसको इतने पैसे देने ही पड़ेंगे। हमने पैसे भी जमा करा दिए, उसके बाद भी उन्होंने क्लियरेंस नहीं की। 1.5 घंटा उन्होंने मुझे वहां प्लेन में बिठा के रखा। 1.5 घंटे बाद वो जानते थे कि आज फूलपुर की धरती में आपने जो सैलाब किया है, जब उसकी तस्वीरें जाएंगी तो स्थापित दलों की नींवें हिल जाएंगी, बहुत सारे लोगों की नींद हराम हो जाएगी। जो अपने आप को इस प्रदेश का नेता कहते हैं, उनकी रातों की नींदें उड़ जाएंगी। इसलिए जानबूझ के षड्यंत्र करके मुझे रोका गया और मेरे साथी निराश हो गए। मैंने उससे कहा निराश मत हो, उत्तर प्रदेश के मेरे बहादुर सिपाहियों, मेरे भाइयों, मेरे साथियों, निराश मत हो। कोई मतलब नहीं बनता निराश होने का। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मैं 25 तारीख को चुनाव खत्म हो जाएगा, मैं आपको वचन देके कह रहा हूं, मैं दिसंबर के महीने में फिर लौटूंगा आपके बीच। और मैं कौन वादा आपसे कर रहा हूं, अपने नेताओं से भी कर रहा हूं, वो बहुत मेहनत करते हैं कि यहां 2024 का उत्तर पूरे देश का लोकसभा का चुनाव खत्म होगा। मैंने भी अभी जो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव है उनको बताया, चौधरी साहब को, कि पूरे 3 साल कोई गांव, कोई कस्बा, कोई शहर, कोई तहसील, कोई जिला नहीं बचेगा। चप्पलों से इस पूरे प्रदेश को हम लोग घूम घूम के लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। हमारी लड़ाई एक दिन की नहीं है मेरे साथियों, एक दिन में कोई परिवर्तन होगा भी नहीं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, गौर करो, आपने पूरे दिन मेरा इंतजार किया, भूखे प्यासे यहां बैठे हो। मैं धन्यवाद करूंगा हमारी माओ बहनों का जो वहां बैठी है। और आपको तो नौजवानों में तो जोश है, लेकिन मैं उनके हौसले की दाद देता हूं। यही लगभग समय था सोनगढ़ में कि 9, 9:30 बजे वो मेरे इंतजार में थे और मैं मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में आपके आगे सोनगढ़ से यात्रा लेकर गया था, संविधान बचाओ यात्रा। फिर मैं पूरे मध्य प्रदेश राजस्थान में गया। मैंने देखा कि रात को 1-1 बजे लोग इंतजार कर रहे थे, 1-1 बजे लोग इस उम्मीद से खड़े थे कि चंद्रशेखर आजाद आएंगे और हमें रास्ता दिखाएंगे। मैं आपको भी ये कहने के लिए आया हूं, ये वो धरती है जिसने पूरे देश को रास्ता दिखाया। आजमगढ़, फूलपुर, लालगंज, ये वो धरती है जिसने पूरे देश को बहुजन समाज के आंदोलन को रास्ता दिखाया। मगर मुझे आपसे कहना, आप मेरे नौजवान भाइयों की संख्या ज्यादा है। जब राजतंत्र था देश में, तब राजा महाराजा उनके जो मंत्री थे वो बैठ के निर्णय लेते थे कि जनता पे किस तरह से राज करना। हमारे महापुरुषों के संघर्ष के कारण इस देश में लोकतंत्र आया और लोकतंत्र का मतलब ये है कि जनता द्वारा जनता का शासन, सरकार को चुनने का। पहले रानी के पेट से राजा पैदा होता था, लेकिन अब राजा पैदा करने की ताकत आपके वोट में है। इस वजह से अगर राजतंत्र में हमें दूसरे संचालित करते थे मैं समझ सकता था, लेकिन लोकतंत्र में भी हमारे ऊपर दूसरे लोग राज करें तो ये बड़े सोचने का विषय है कि कहीं ना कहीं हम कमजोर हो रहे हैं या फिर हम अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझ रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है ये आपको जानना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अभी और जो बात मैं कह रहा हूं टंके की चोट पे कह रहा हूं, वो दलित सम्मेलन कर रहे हैं। चुनाव आ गया है, दलित सम्मेलन कर रहे हैं, लोकसभा का चुनाव नजदीक लग रहा है। और जब वो दलित सम्मेलन कर रहे हैं, मैंने परसों पूछा, मेरठ में एक दलित समाज के व्यक्ति को मारकर एक अपराधी ने लटका दिया और पुलिस को फोन करके कहा कि मार के लटका दिया, लाश ले जाओ। मैंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि मुख्यमंत्री जी आप ये बताओ अपने सम्मेलन में कि हमारे
कि मुख्यमंत्री जी के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला और दलितों को मार के लटका दिया गया। उसके बाद आज मैंने अखबार को पढ़ा, हमारे साथियों ने भेजा कि कानपुर में उन्होंने दलित सम्मेलन किया और भगवान बुद्ध की तस्वीर उनके साथी उनको दे रहे हैं। और मैंने अखबार में ये भी पढ़ा कि इस बार मंच पर कोई नहीं बोला, सिर्फ दलित समाज के लोग बोले। मुख्यमंत्री जी को रिसीव करने आए वो भी दलित समाज के लोग थे जो उनकी पार्टी में नेता है। यही अगर वो भगवान बुद्ध को मानने वाले लोग अपने गांव में कार्यक्रम करते हैं तो पुलिस के लोग आके इनको सरकार के नेताओं के सारे पर पीटने का काम करते हैं। बाबा साहब आम्बेडकर भगवान बुद्ध की मूर्तियों को फेंक देते हैं और इनके ऊपर झूठे मुकदमे लिख देते हैं। वही मुख्यमंत्री भगवान बुद्ध की तस्वीर को हाथ में लेके खड़े थे। मुझे बड़ी ऐसे राजनीति क्या नहीं करवाती। एक तरफ पूरी सरकार आरएसएस और भाजपा के लोग भगवान बुद्ध के अनुयायियों को, बाबा साहब के अनुयायियों को उनकी खान खींचने में तुले हैं और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री भगवान बुद्ध की तस्वीर ले रहे हैं। राजनीति क्या क्या रंग दिखाती है। इसलिए मैं आपको सावधान करने के लिए आया हूं कि एक पार्टी जिसका हमने वोट देके सीधा हमारे नेता भी चुने, आज उस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को वो खबर दे दिया है कि जाओ दलितों को जाकर गुमराह करो, जाओ पिछड़ों को जाकर गुमराह करो, जाओ उनको जाके उनकी वोट को लूटने का प्रयास करो। और हम तुम्हें वह खबर दे रहे हैं कि दलितों का किस तरह जाकर बेवकूफ बनाओ। उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। इसलिए मैं आपको सचेत कर रहा हूं, कोई आपका किसी उत्तर प्रदेश में नहीं बचा। अगर उत्तर प्रदेश में दलित पिछड़े और मुसलमानों जैन सिख वोटों का कोई विदेशी है तो वो भीम आर्मी है और आजाद समाज पार्टी ये बताने के लिए मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। मेरे साथियों को भी मैं कहना चाहता हूं, हमारी महिला नेता है कि मैंने पीछे मुड़ के देखा बैठी, मैं पुलिस के साथियों का धन्यवाद दूंगा कि वो इतने लंबे समय तक टिके हुए। मुझे निराश हुआ। मैंने जिलाधिकारी से कहा था कि मुझे हेलीकॉप्टर की परमिशन दे दो, मेरी मजबूरी है, इमरजेंसी का प्रोग्राम है, मेरे लोग मेरा इंतजार करेंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि हम लोग कमजोर, और मैं ये भी समझता हूं कि अगर लोकतंत्र में शोषण उसी के ऊपर होगा जिसके पास राजनीतिक ताकत नहीं होगी। शोषण हमेशा कमजोर में होता है, कभी ताकत के ऊपर नहीं होता। आज चाहे हमारे कर्मचारी हो, अधिकारी हो, तमाम लोग परेशान है। शोषण कमजोर में होता है, शोषण कमजोर हम अपनी वजह से है। ये लोकतंत्र है, यहाँ जिसका वोट होगा उसका राज होगा। वोट हमारे पास है लेकिन वोट संगठित नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, बहुजन से बहुमत बनाना है और जन से जनमत बनाना है और हाथ सताए हुए व्यक्ति को जोड़ के उसका हाथ पकड़ के उसको ये विश्वास दिलाना है कि वो दिन दूर नहीं जब उत्तर प्रदेश में दोबारा से खुशहाली आएगी, जब उत्तर प्रदेश के लोग दोबारा से चैन की सांस लेंगे, उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिलेगा, तमाम तरह से जो शोषण होगा वो बंद होगा, तमाम तरह जो गैर बराबरी हो रही है बंद होगा, और जाति धर्म के नाम पे जो हिंसा की जा रही है कमजोर लोग साथ वो बंद होगी। सम्मानित साथियों, मेरी बात पे जोर कर, अभी अभी बिहार में जातिगत जनगणना हुई, जब बिहार में जातिगत जनगणना हुई तो जातिगत जनगणना के बाद आंकड़े जारी, आपने देखे जनगणना के आंकड़े कहते हैं कि बिहार में 90% आबादी SC, ST और OBC माइनॉरिटी के लोग देखे नहीं देखे बताओ मेरे लोग। मैंने एक सवाल पूछा कि जब 90% आबादी दलित पिछड़े आदिवासी और मुसलमानों की है, जैन सिख बौद्धों की है, तो जब इस देश में गौर करना किस तरह तुम्हें तुम्हारा अपना नेता बता के उन्होंने लूटने का काम किया। जब इस देश में आर्थिक आधार पर आरक्षण आया 10%, तो वही नेता जो आपकी वोट देकर ताकतवर बने उन्होंने क्या कहा कि हम तो चाहते थे कि 20% आरक्षण मिलना चाहिए। जिनकी आबादी 10% है उनको 10% आरक्षण मिला, जो उनका बच्चा पैदा नहीं हुआ उसके रोजगार की व्यवस्था हो गई। और ये हमारे दलित पिछड़े आदिवासी मुसलमान सड़क की खान छान रहे। वो नेता आपका नेता कैसे हो सकते हैं जब बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का विरोध कर रहे हैं। आरक्षण, शैक्षणिक पिछड़ापन और जो प्रतिनिधित्व है, जो बराबरी का अधिकार जो है उसके आधार पर है, जो सामाजिक पिछड़ापन और शैक्षणिक पिछड़ापन जो इसका आधार है, और जो प्रतिकूल प्रतिनिधित्व नहीं है, लेकिन यहाँ आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया गया और हमारे नेता तमाशा देखते रहे। अभी कहा गया कि वुमेन रिजर्वेशन बिल आया, छोटा छोटा विरोध करके नेताओं ने कहा कि देखो हम समर्थन कर रहे हैं, लेकिन
इसमें पिछड़े और दलित वर्ग की महिलाएं होती तो अच्छा रहता। मैं ये कहना चाहता हूं, आप सदन में इन लोगों की वोट लेके ये कहने के लिए गए हो कि हम विरोध करते, हम इसमें चाहते थे। अगर आप वास्तविकता में समाज के सच्चे नेता होते तो आप बन जाते। जैसे पहले फिर याद है, एक समय था कि मुलायम सिंह यादव, लालू यादव वहां थे मौजूद, लोकसभा में शरद यादव मौजूद थे, रामविलास पासवान मौजूद थे, और उन्होंने क्या किया, अगर रूरल रिजर्वेशन बिना दलित पिछड़े आदिवासी और मुस्लिम समाज की महिलाओं को बिना आएगा तो ये हमारे लाश के ऊपर से आएगा। मैं धन्यवाद देता हूं नेताओं को जिन्होंने उस समय लड़ाई लड़ी। आज के नेताओं को मैं धन्यवाद नहीं दूंगा। आपने तो धोखा किया, आपने एक तरफ छोटा सा विरोध किया, फिर पार्लियामेंट में उनको वोट दिया। मैं अपने लोगों से कहना चाहता हूं, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता कह रहे हैं कि जिसकी जितनी आबादी उतना हक मिलेगा कैसे। ये बात तो माननीय काशीराम साहब 35 साल पहले कह रहे थे, जिसकी जितनी संख्या वाली उसकी उतनी हिस्सेदारी। आपने कहा कि सचिवालय में दलित पिछड़े नहीं, आपने कहा कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में दलित पिछड़े नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सच बात है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, आपने कितनी उठाई किसको, आपने कितने लोगों को बनाया, आपने कितने लोगों को अवसर दिया। और जो आज आप बात कर रहे हैं उसको माननीय काशीराम साहब 35 साल पहले कह रहे थे, तब आपको मुझे समझ आया कि भाई इन वर्गों को भी लोकतंत्र में अवसर मिलना चाहिए। मैं आपको गौर करने के लिए ले जाता हूं पीछे। 14 अगस्त 1947 को अंग्रेजों के गुलाम था भारत, 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली, लेकिन 14 तारीख को जिसकी जेब में जो पैसा था, 15 तारीख को उसकी जेब में वही पैसा था। 14 तारीख को जिसके पास जो जमीन थी, चाहे वो 1 गज थी, 1 बीघे थी, 15 तारीख को भी वही जमीन थी, 16 तारीख को भी वही जमीन थी, 17 तारीख को भी वही जमीन थी। मेरी बात का कहने का मतलब ये है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सभा में चेतावनी के तौर पर कहा कि अब हम 26 जनवरी को विरोधाभास की जिंदगी में कदम रख रहे हैं। इससे राजनीति में 1 वोट 1 वैल्यू, राजनीति में बराबरी आने का प्रयास होगा। लेकिन क्योंकि भारत में सामाजिक पिछड़ापन है, सामाजिक गैर बराबरी है, आर्थिक गैर बराबरी है, हम लोग उसमें कोई ऐसा जो है तैयारी नहीं कर रहे कि दूर हो जाए, तो अंत राजनीतिक लोकतंत्र तो आएगा, लेकिन इस राजनीतिक लोकतंत्र सामाजिक लोकतंत्र में नहीं बदल पाएगा। और आने वाले समय में ये लोकतंत्र खतरा साबित हो जाएगा। लोगों को जिसका मूल फायदा मिलना है वो नहीं मिलेगा। ये हो रहा, जब आपको वोट का अधिकार मिला तो जैसे वोट के अधिकार के लिए बाबा साहब अम्बेडकर लड़ रहे थे, डॉक्टर फरीदी और उनके तमाम साथी और उस समय के जो नेता थे वो प्रयास करते समय समय पे ये लड़ाई आगे बढ़े। उस तरह से विरोधी भी प्रयास कर रहा था। उन्होंने कहा वोट इनके पास है, नोट हमारे पास, हम इनकी वोट को नोट से खरीद लेंगे। ये लंबे समय चला। अगर इसको कोई तोड़ पाया तो माननीय काशीराम साहब तोड़ पाए, जब उन्होंने गली गली जाकर लोगों को कहना शुरू किया कि वोट की रक्षा बहन बेटी की रक्षा की तरह करनी, और समाज में लड़ाई ही, समाज खड़ा हुआ, तैयार हुआ। फिर ऐसा हुआ कि गरीबों के बेटों को नकार कर अमीर लोगों को फिर से जो है कुर्सी देनी शुरू कर दी। और मैं इशारे के तौर पर कह रहा हूं, आप समझदार लोग हैं, जो बात मैंने भी आपसे कही मैं उसको जोड़ के कह रहा हूं कि 2006 से पहले माननीय काशीराम साहब ने जो नारे दिए, आप गौर करना, आप बहुजन समाज के सिपाही हो। ये हमारे जो सम्मानित नेता जो नेतृत्व करते हैं, जो नारे माननीय काशीराम साहब ने दिए, जिसकी इतनी संख्या वाली उसकी इतनी हिस्सेदारी, आज उस नारे को कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता अपने शब्दों में कह रहे हैं। लेकिन जिनको काशीराम साहब विरासत देके उन्होंने 2 महीने में बदल के रख दिया, उन्होंने बहुजन से सर्जन कर दिया, उन्होंने हाथी से गणेश कर दिया, ब्रह्मा विष्णु महेश कर दिया, उन्होंने अपने स्वर्ग में इस महापुरुषों के इस आंदोलन को कमजोर करने का काम किया। आज ये सोचो, देश की वो पार्टी जिसने 50 साल राज किया हो, आज वो माननीय काशीराम साहब के नारों को दूसरे शब्दों में कह रही है। अगर हमारे लोगों ने विश्वासघात न किया होता तो आज ये दलित पिछड़ा मुसलमान आदिवासी इकट्ठा हो गए, इस देश की सर्वोच्च कुर्सी पे राज कर रहा होता, और कोई इनके तरफ आंख उठा के नहीं देखता। आप आगे उठा के देखो, एनसीआर के हर प्रदेश में और स्पेशली उत्तर प्रदेश में बुलडोजर जाति धर्म देख के चलता है। रोज अखबार पढ़ो, कहीं जिले में